हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैक्सिमम 11th क्लास के बच्चों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, जितना अच्छा आप लोग का रिस्पांस रहेगा, उतना आपको मैक्सिमम वीडियो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और मैं बस जितना करा रहा हूँ उतना कर लीजिए। आपका 30 से 35 क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा, 100% ये मान के चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री कहीं चाहिए या फिर फिजिक्स की चाहिए। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा चाहिए। फिजिक्स का मैंने अभी एक वीडियो दिया था, तो उसका मैं सेकंड पार्ट अभी मैं ला दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। अदरवाइज केमिस्ट्री का ही ला दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके डिस्कस यहाँ पर करते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थोड़ा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझा पूरा देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक कराएंगे, पूरा समझा देंगे, लेकिन थोड़ा ट्रिकी तरीके से, थोड़ा आपका समय बचाते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, देखिएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, द मोलर मास ऑफ CH4 इज, मतलब कि मीथेन का आपसे मोलर मास पूछ रहा है। मीथेन का मोलर मास, वैसे तो आपको इसका डायरेक्ट मोलर मास याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एकदम बोल सकते हैं कॉमन है, ये बार बार आता है, लेकिन मैं यहाँ पर निकाल भी देता हूँ। यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन का मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। तो मोलर द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले कार्बन का मोलर द्रव्यमान निकालिए, जो कि कितना होता है आपको याद होगा, 12 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 गुने 4, यानी कि यहाँ पर 12 प्लस में 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 16। और इसको हम लोग यू से दिखाते हैं। यू क्या है? यूनिफाइड मास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गएगा। इसी प्रकार से आप लोग किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हैं, चाहे किसी का भी दे दे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखिएगा सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। किसी बिलियन में विलेय की मोलो एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। ये मतलब ऐसे हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका ये कैसे दिखाई देगा। Na में Na प्लस में Nb, ऐसे ये देख करके आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ये देख करके समझ में आ रहा होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि मोल प्रभाज। डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखा था, डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखा था आपका मोल प्रभाज का, यानी कि मोल अंश का। और ये 11th में भी है और 12th में भी एज इट इज ही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 11th पढ़ कर छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। अभी से कंप्लीट रखिए, आपका कंप्लीट है तो फिर क्या दिक्कत है। 12th में एज इट इज पढ़ना है। आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, सोल्यूशन, 12th क्लास में बता रहा हूँ, एज इट इज यही चीज पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और वो मैंने जो फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी क्या है, प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज। एयर में 1 मोल कार्बन क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी में कि 1 मोल कार्बन के हवा में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा। 1 मोल कार्बन है हमारे पास, 1 मोल कार्बन है, उसको हवा में क्या कर रहे हैं? दहन करा रहे हैं, मतलब कि हवा में क्या करा रहे हैं? उसका हवा के साथ उसको क्या करा रहे हैं? दहन करा रहे हैं। तो हमारा CO2 बन रहा है, तो CO2 गैस की मात्रा हो गई है हमको बताना। तो देखिए, इसके लिए इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसके लिए इक्वेशन अगर हम लोग लिखे तो सिर्फ इक्वेशन लिखना है, और बाकी तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं C+O2 इज इक्वल टू क्या होता है? CO2 होता है। तो देखिए, कार्बन भी यहाँ पर 1 मोल है, कार्बन भी 1 मोल है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 1 मोल है। इसको अच्छे से मैं लिख ही देता हूँ इधर करके। ये भी हमारा 1 मोल है, ये भी हमारा 1 मोल है। ठीक है, और ये भी हमारा एक मिनट, ये ओवरऑल 1 मोल होगा, ओवरऑल 1 मोल। ठीक है, और ये हमारा पूरा, ये भी हमारा मतलब कि 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल। देखिए, तो कार्बन भी 1 मोल है और CO2 भी 1 मोल है। मतलब कि अगर सिर्फ इसका हम लोग निकाल ले, सिर्फ इसका अगर निकाल ले मात्रा, तो हमको मिल जाएगा। तो देखिए, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है हमारे पास 12, कार्बन का होता है 12। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 दूनी की 32, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 4, और ये भी 4, यानी कि 44 ग्राम। 1 मोल कार्बन के हवा में दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा कितना आ जाएगा? 44 ग्राम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट। कैसे हुआ? हम लोग इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। C+O2 जो कि CO2 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 मोल कार्बन है, और 1 मोल कार्बन से हमारा 1 मोल CO2 बन रहा है। ठीक है, अब देखिए
मतलब कि इक्वेशन एकदम बैलेंस है, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ CO2 के यहाँ पर अगर मोलर द्रव्यमान निकाल ले, मोलर द्रव्यमान को ही यहाँ पर द्रव्यमान बोला जा रहा है, तो हमारा निकल जाएगा मात्रा। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालें? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, ठीक, तो 16 दूनी को हो जाएगा 32 और 12 और 32 को जुड़ेगा तो आपका आ जाएगा 44। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो ये मैंने आई थिंक फिजिक्स वाले में भी कराया था, फिजिक्स वाले में भी ये कराया था, इंपॉर्टेंट है। तो तापमान कैसे मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, याद रखेगा। एसआई यूनिट पूछेगा तो केल्विन ही होगा। अगर कोई भी यूनिट पूछ दे एकदम रैंडमली तो बहुत सारे होते हैं, आपका सेल्सियस भी हो जाएगा, फारेनहाइट भी हो जाएगा, सेंटीग्रेड भी हो जाएगा, ये सारा कुछ हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हमसे एसआई यूनिट पूछा है, इसीलिए हमारा केल्विन हो जाएगा, फोर्थ नंबर का ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव C इज इक्वल टू 24 ग्राम, H इज इक्वल टू 4 ग्राम एंड O यानी कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है इस कंपाउंड का। ठीक है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको निकालना बताया है, एक प्रीवियस वीडियो मैंने आपको जो दिया है उसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको निकालना बताया। कैसे निकालते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला? तो देखिए यहाँ पर पूरा हमारा 60 ग्राम है और 60 ग्राम को इसने डिवाइड कर दिया है कि कार्बन हमारे पास 24 ग्राम है, कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन हमारे पास 4 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम है, और ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम है। तो क्या कीजिए, इन तीनों का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग अलग मोल निकाल लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इसके बाद निकालता हूँ, क्योंकि ऊपर हमको क्वेश्चन में ही ये हमको लिखा हुआ है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर मोल निकाल रहा हूँ सबसे पहले किसका? कार्बन का। तो गिवन मास है 24, मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है 12। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा? 2 निकल का जाएगा। इसी प्रकार से मोल निकालता हूँ किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमको गिवन मास कितना है? 4, मोलर मास कितना होता है? 1, यानी कि यहाँ पर ये 4 निकल का जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ मोल किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का यहाँ पर गिवन मास कितना है? 32, मोलर मास कितना होता है? 16। ठीक है, निकलेगा कितना जाएगा? निकल का जाएगा यहाँ पर 2। तो 2:4:2, अगर इसको डिवाइड लगा 2 से तो 1 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा कार्बन होगा 1 और हाइड्रोजन होगा 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन होगा 1। यानी कि अगर इसका बनाए तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर O आ जाएगा, CH2O। ऐसा कहीं पे देखने को मिल रहा क्या? कार्बन 1 होगा, ठीक, कार्बन 1 होगा, सही बात है, कार्बन 1 होगा आपका, कार्बन यहाँ पर 1 ही होगा, आपको दिख रहा होगा, कार्बन 1 होगा। यहाँ पर H जो है H2 होगा, यानी कि CH2 और O। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपको देखने को मिलेगा, CH2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह आपका 4 कर। कैसे निकाला मैंने आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। 6 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डेट कांस्टेंट 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? मोलारिटी निकालने के लिए बोल रहा है। उस जलीय विलयन की मोलरता, क्या मोलरता क्या होगी जिसके प्रति 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl मात्रा मिलाया जाता है। तो मोलरता ये सारा कुछ आपको 11th में भी पढ़ना है, ये 12th में भी पढ़ना है, सोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने बताया ना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग जानते हैं मोलारिटी जिसको कि हम लोग यहाँ पर कैपिटल M से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मोलारिटी या फिर मोलरता बराबर क्या होता है? तो गिवन मास कितना है? 5.85 बटे मोलर मास। तो NaCl का मोलर मास होता है 58.5, मेरे को डायरेक्ट याद है, आप लोग कैलकुलेट करके भी सकते हैं। इसके बाद होता है, इसके बाद है वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन हमको यहाँ पर लीटर में नहीं है, ml में है, इसलिए ऊपर कर देंगे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर लिख देंगे 500। ठीक है, लीटर में रहता तो कुछ नहीं करता, डायरेक्टली यहाँ पर 1 जो भी लीटर दिया होता कर देते, लेकिन हमको यहाँ पर ml में दिया है, इसलिए ऊपर 1000 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तो ये 2 बार में कैंसिल, ये 10 बार में कैंसिल, और ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब कि 1/5 किसके बराबर होता है? 0.2 के बराबर। तो 0.2 मोल पर लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये भी यूनिट भी ध्यान दीजिएगा, मोल पर लीटर होगा, क्या होगा? लीटर होगा यहाँ पर, लीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हिंदी में भी वही होगा, अलग अलग करने की कोई जरूरत है नहीं। 7 नंबर वाला देखिए क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, कोई एक एक्स एलिमेंट है, यहाँ पर इसका ये 89 दिया है, ये 231 दिया है। तो इसमें हमको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना। तो देखिए प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या के बराबर होता है, और यहाँ पर जो दिया होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर ही होता है। मतलब कि अगर प्रोटॉन देखा जाए तो इसमें कितना है? 89 है, 89। ठीक है, 89। और हम लोग न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस में करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या या फिर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास यहाँ पर 231 और माइनस में इसको कर देंगे 89 माइनस, जो कि आ जाएगा 142,
तो ये हमारा प्रोटॉन हो गया, ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया, और इसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे न्यूट्रॉन के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि 89 के बराबर ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर देखने को मिल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी देखने को मिलेगा। एकदम सीक्वेंस से लिखना है। सबसे पहले प्रोटॉन पूछा तो प्रोटॉन 89, फिर इसके बाद न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन 142, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 89। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 करेक्ट। सीक्वेंस को भी ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इधर उधर करके गलत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, ठीक है, सेकंड करेक्ट। जिस सीक्वेंस में आपको पूछेगा उसी सीक्वेंस में क्या करना होगा, आंसर आपको करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिएगा यहाँ पर वही था कि किसी तत्व एक्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछा था, तो वही बात हो गया। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या मतलब होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हमको यहाँ पर एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13 और पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, एस्केडियम का 21, ठीक है। तो इनमें से हमको बताना कि कौन कौन सा यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो देखिए एक बार हिंदी में भी पढ़ देते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। निम्न में से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के संग्रह को निरूपित करता है? तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर हमको ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, क्या है, पोटेशियम प्लस है। पोटेशियम प्लस मतलब कि पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब कितना बचा हमारे पास, कितना बचा 19। पोटेशियम कितना होता है 19 होता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 18 बचा। इसके बाद देखिएगा कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम का होता है 20, यहाँ से 2 निकल गया मतलब कि बचा 18। एस्केडियम 3 प्लस, एस्केडियम का होता है 21 लेकिन 3 निकल गया तो बचा 18। एक और है कैल्शियम क्लोरीन माइनस, क्लोरीन का होता है 17 लेकिन एक है माइनस मतलब कि एक आकर के जुड़ गया, मतलब 17 1 18। तो देखिए यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 9 ने बोला कि द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पीसीज, तो चुंबकीय कक्षा क्वांटम संख्या सूचित करता है, क्या सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, इसका राइट आंसर जगह उपकोष का त्रिविमीय अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह थर्ड करेक्ट, यानी कि 3 डायमेंशनल और क्या है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर लोकेशन अब जल्दी जल्दी निपटेगा, वो थोड़ा सा उधर सॉल्यूशन करने वाला था। द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 इज, तो अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं। क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 वाली उपकक्षक होगी। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। एन जो होता है, हम ये एन क्या होता है, एन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है, एन। और ये हमारा क्या दिखाता है, तो ये हमारा क्या डिनोट करता है, अगर ये बोला जाए तो ये हमारा यहाँ पर जो ये लिखा होता है ना 3 4, ये हमारा यही वाला डिनोट करता है, ठीक है, ये यही वाला डिनोट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एल क्या होता है हमारा, एल होता है, एल हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा द्विगंशीय, बोल सकते हैं द्विगंशीय कक्षा किसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, द्विगंशीय ये शो करता है। और एल इलेक्ट्रॉन के एक्चुअली उप कोष को दिखाता है, एल जो है इलेक्ट्रॉन के एक्चुअली उप कोष को दिखाता है, ठीक ना, उप कोष को दिखाता है। तो देखिए उप कोष बोल लीजिए, उप कक्षक बोल लीजिए, सेम ही बात होता है। एल के लिए अलग अलग मान होता है। देखिए अगर जीरो है तो ये एस होगा, अगर यहाँ पर 1 है तो ये पी के लिए होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो ये डी के लिए होगा, और यहीं पर अगर 3 है तो ये किसके लिए होगा, ये आपका एस पी डी, ये एफ के लिए होगा, एफ के लिए। 0 है तो एस, 1 है तो पी, और 2 है तो डी, और 3 है तो एफ, ठीक है। देखिए एन यहाँ पर 3 दिया है, मतलब कि यहाँ पर नंबर जो होगा ये 3 होगा, सीधा सीधी बात। डी यहाँ पर दिया, डी दिया है ना, तो डी किसके लिए होता है, एक मिनट, यहाँ पर मतलब एल इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 किसके लिए होते हैं, यहाँ से देखिए 2 किसके लिए होता है, डी के लिए, मतलब क्या हो जाएगा 3D, ठीक है। एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, तो प्रिंसिपल हमारा यही वाला होता है, तो 3 यहाँ पर आ गया। और फिर हमको एल इक्वल टू 2 चेक करना था, तो एल इक्वल टू 2 आपको याद रखना पड़ा कि अगर 2 होगा तो डी होगा, मतलब कि 3D। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन, विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फिगरेशन हीलियम 2s1, तो हीलियम 2s1 विन्यास वाला परमाणु कौन सा हुआ, तो हीलियम 2 और एक ये 3, मतलब कि यह जगह लिथियम 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 नंबर बोला, नंबर no two electrons in an atomic can have some set of all the 4 quantum numbers is related to, यानी कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान
समान नहीं हो सकता या संबंधित है। तो ये एक्चुअली आपका डिफिनेशन डायरेक्ट उठा करके दे दिया या फिर बोल लीजिए डायरेक्टली आपका संबंध उठा करके दे दिया। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, पॉली के अपवर्जन सिद्धांत से। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पर डिफिनेशन टाइप का दे दिया था। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्या है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हैलोजेंस। ठीक है ना, यानी कि किस ग्रुप को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं, किस समूह के तत्वों को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तो 12th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना भी है, 11th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 17, जो कि आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, यानी कि समूह 17। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फिगरेशन हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट, जिसमें हाफ फील्ड होता है ना, पी का हाफ फील्ड, वही वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका सेकंड करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है, तो 18 ग्रुप्स है, ये तो आपको पता होगा, 11th क्लास में से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा, 10th क्लास में भी आई थिंक पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ही पूछ रहा था कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 18 होती है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया। इसके बाद 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज, एस ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, यानी कि एस ब्लॉक तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एस ब्लॉक तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, एक मिनट क्या हो रहा है, NS1 से 2 तक। ठीक है, NS1 से 2 तक, या तो एस में 1 होगा या फिर 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। एन की जगह पर 1 2 3 ऐसे आ सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द टेबल इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आवर्त की संख्या सूचित करती है, यानी कि जो पीरियड है ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये हमारा क्या अभी करता है, अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, क्या करता है, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि एन, क्या एन, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं 18 नंबर वाला क्वेश्चन में, जो कि क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन, ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ पे मतलब कि किस ब्लॉक में होता है, तो डी ब्लॉक में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 12th क्लास में आपको ये डिटेल में पढ़ना है, DNA ब्लॉक, और वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें डी ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 0 हो गया, डी 0 होगा, तो ये ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि संक्रमण धातु नहीं कहलाएगा। अगर डी बराबर 10 भी हो गया तभी ये संक्रमण धातु नहीं कहलाएगा। 1 से 9 तक है तभी ये संक्रमण तत्व कहलाएगा, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आगे आ जाते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, क्या है देखिएगा, equal volumes of all the gases under some conditions of pressure and temperature condition, equal number of क्या है मोल्स इज नोन एज। तो इसको हम लोग किससे जानते हैं, हिंदी में देखिए, एक ही ताप पर ताप सेम है और दाब भी सेम है, पर सभी गैसों के समान आयतन में समान है, में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम है, बहुत ही जाना पहचाना नियम है, बहुत ही फेमस नियम है, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे इसको, 11 शुरुआत किए होंगे तभी इससे आपका मुलाकात होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि PV इज इक्वल टू NRT इज। तो ये आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू NRT, जहाँ पर N और R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू NRT आदर्श गैस समीकरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 20 नंबर वाले क्वेश्चन तक ही, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग छोटा छोटा करके पढ़िए, इजीली पढ़ पाएंगे। अगर मैं एक ही बार 1 घंटा की वीडियो दे दूंगा तो आप लोग का हिम्मत टूट जाएगा, जो कि ऐसा करने का कोई मतलब है नहीं। तो इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसमें 21 से आपको 40 तक कंप्लीट कर दूंगा, और इसके बाद मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि फिजिक्स का आपको दे दूँ। तो बस बने रहिएगा, फटाफट मैं आपको सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।